जय मां शेरावाली। दोस्तों, नवरात्रि के आप सभी लोगों के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। हम लोग माता रानी से 9 दिन के व्रत में हम लोग जो है आग्रह करेंगे कि किसी प्रकार हम लोगों को इस साल जो है सरकारी नौकरी मिल जाना चाहिए। आज हम इस सेशन में लेकर के आए हैं एसएससी जीडी के 20 धुआंधार प्रश्न, जो आपके जो है जीके जीएस करंट अफेयर से संबंधित जो 20 क्वेश्चन पूछता है, उसी पे पैटर्न पे 20 इंपोर्टेंट क्वेश्चन, वो भी थ्योरी के साथ मैं लेकर के आया हूँ। तो आप लोग जो है इस सेशन को अंत तक देखिएगा, तब आपको जो है पता चल जाएगा कि इसमें कितना इंपोर्टेंट जो है प्रश्न को लाया गया है। यदि आप लोग जो है वर्दी लेने की इच्छुक है और एसएससी जीडी में सिलेक्शन पाना चाहते हैं, तो आप लोग इस चैनल से जुट जाइए, क्योंकि आपको जो है प्रतिदिन इसी चैनल चाणक्य चंदा यूट्यूब चैनल पे प्रैक्टिस सेट देखने को मिलेगा और उसके सॉल्यूशन के साथ देखने को मिलेगा, और बढ़िया बढ़िया तरह के प्रश्न और उसके इस प्रकार के सॉल्यूशन, एक ऑब्जेक्टिव ही नहीं, उस ऑब्जेक्टिव का जो है इतने ढंग से सॉल्यूशन कराया जाता है। और इस सारा का पीडीएफ आपको जो है इसके लिंक डिस्क्रिप्शन के लिंक में दिया जाएगा। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भाषा में अमोघ वर्ष में कविराज लिखा था? कविराज मार्ग लिखा था, ये किताब का नाम है। कौन भाषा में लिखा था? तो ये कन्नड़ भाषा में लिखे थे। अब संस्कृत में क्यों लिखे थे, ये भी तो पूछ सकता है कि इनका संस्कृत में भी लिखा हुआ है, तो वो देखते हैं। तो इसका पूरा डिटेल हम देख लेते हैं। ऐसा ही मैं नहीं बोला कि पूरा डिटेल बताऊंगा इसमें। देखिए, अमोघ वर्ष के बारे में 814 से 878 ईस्वी इनका जीवन काल था। वह सबसे पहले राजपूत शासक में था। अमोघ वर्ष किस शासक थे? तो राजपूत शासक के थे। गोविंद तृतीय के उत्तराधिकारी थे और मानिकहेत इनका राजधानी था। और कन्नड़ में कविराज मार्ग लिखे थे। और संस्कृत में, यहाँ देखिए, संस्कृत में लिखे थे प्रश्नोत्तर रत्न मालिका। जरूरी नहीं है कि ये केवल कन्नड़ ही पूछेगा, कन्नड़ के जगह हो सकता है संस्कृत पूछ दे। तो इस टाइप के प्रश्न जो है आपको जो है इस सेशन में आज देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न है, क्रिकेट में दोनों विकेट के बीच की दूरी कितना होता है? तो क्रिकेट में जो है 22 गज दूरी होता है, दोनों विकेट के बीच की दूरी। अब क्रिकेट के बारे में थोड़ा डिटेल हम लोग देख लेते हैं। क्रिकेट में 2 विकेट के बीच की दूरी 22 गज होती है, और दोनों एक और एक स्टंप होता है। ये सब तो देखने का चीज है, देखे होंगे आप लोग। क्रिकेट मैदान इतना मीटर लंबा होता है, 20.12 मीटर लंबा और 3.05 मीटर चौड़ा होता है। और वही फुट में बात की जाए तो 22 गज लंबी होती है और 10 फुट चौड़ी होती है। 22 गज लंबी और 10 फुट चौड़ी। फुट में बात की जाए तब लंबाई मीटर में पूछेगा तो 20.12 मीटर और 3.05 मीटर। और प्रत्येक स्टंप की ऊंचाई 28 इंच है। 28 इंच जो है प्रत्येक स्टंप की ऊंचाई। और विकेटों के ऊपर 0.5 इंच का बॉल लगा रहता है, ये भी तो पूछ सकता है। क्रिकेट के जो रहता है स्टंप, उसके भी 0.5 इंच का जो आउट होने पे जलता है, वो सब बेल लगा हुआ रहता है। और 4.5 इंच लंबाई उसका रहता है। इतना डिटेल आपको जो एक क्वेश्चन में देखने को मिल रहा है। देखने में तो ये एक क्वेश्चन है, लेकिन इससे कितना क्वेश्चन बना हुआ आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न इसी प्रकार का, सुधारक हेनरी विवियन डेरोजियो किस चीज से जुड़े हुए थे? तो ये जो है ये थे यंग बंगाल आंदोलन। मतलब यह बंगाल को एक नया बंगाल बनाना चाहते थे। राजा राम मोहन राय जितना कल्पना नहीं किए थे बढ़िया भारत बनाने के, आधुनिक भारत, उनसे भी बढ़िया इनका बंगाल बनाने का जो स्ट्रक्चर था वो। इनके बारे में जान लेते। यंग बंगाल आंदोलन के नेता और प्रेरक युवा हेनरी विवियन डेरोजियो थे। 1820 से 1830 के दशक के कहानी 19वीं सदी के हो गया। राजा राम मोहन राय के विचारधारा से भी अधिक आधुनिक जो था इनका यंग बंगाल की कल्पना था, परंतु अंग्रेजों ने इसे सफल नहीं होने दिया। और पूरा डिटेल आपको जो है पीडीएफ इसका मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। अगला प्रश्न है, संथाल नामक आदिवासी समूह ने विद्रोह किया। तो संथाल जो है 1855 ईस्वी में विद्रोह किए थे। और संथाल विद्रोह कैसे हुआ उसको पूरे कहानी जानिए। संथाल विद्रोह के इसमें देख लेते हैं। संथाल विद्रोह 1855 से 56 में शुरू हुआ। क्या हुआ था? 1793 में लॉर्ड कर्नवालिस के समय जो स्थायी बंदोबस्त आया था, और उसमें जो भूमि को कैप्चर कर लिया गया था, और अंग्रेज उस पर टैक्स लगा दिया। किस पे? राजा पे। और राजा टैक्स जनता पे लगा दिया, तो जनता का कर जो है बढ़ गया। अब कर बढ़ा तो वहां के संथाल के जो 2 भाई थे, 2 संथाल, एक थे सिद्धू और एक थे कान्हू मुर्मू। दोनों ने 10,000 संथाली भाइयों को लेकर के, अपने संथाल के लोगों को लेकर के और विद्रोह छेड़ दिया। और लगभग 15,000 संथाल सहित और मुर्मू संप्रदाय, मुर्मू जो था, दोनों मिलकर लगभग 15,000 संथाल मारे गए।
यह आंदोलन 10 नवंबर 1855 को मार्शल लॉ घोषित किया गया था। 3 जनवरी 1856 तक चला था। मार्शल लॉ घोषित किया गया था। फिर जा करके 1856 के में जो है इनको जो है कुछ हल्का छूट मिला। हल्का छूट इनको जो है बाद में जा करके मिला। ये दिया हुआ उसमें कुछ सुरक्षा प्रदान किया गया 1876 ईस्वी में संथाल लोगों के आंदोलन का परिणाम यह निकला। अगला प्रश्न, निम्नलिखित भारतीय स्वतंत्रता सेनानी में कौन प्रसिद्ध समाचार पत्र द हितवाद के संस्थापक है? द हितवाद के संस्थापक आपका गोपाल कृष्ण गोखले। और गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में जानते होंगे, ये महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। अब अरविंद घोष बाल गंगाधर के जो फेमस किताब है उनके बारे में जान लेते हैं। अरविंद घोष वंदे मातरम एक अंग्रेजी भाषा का समाचार पत्र था जिसकी स्थापना 1905 में इन्होंने किया था। अंग्रेजी भाषा में कर्मयोगी, बंगाली भाषा में धर्म उनके प्रकाशन है। बाल गंगाधर तिलक इनका जो है मराठा, और एक था केसरी। केसरी अंग्रेजी में था और नहीं, मराठी भाषा में केसरी था और अंग्रेजी भाषा मराठा था। ये क्वेश्चन पूछता है हुआ मराठा अलग हुआ और एक मराठी अलग हुआ। तो जो आपका मराठा था वो मराठा था आपका अंग्रेजी भाषा में, और जो मराठी थी वो था मराठी भाषा में कौन थी? तो केसरी थी मराठी भाषा। ये मराठी पुस्तक नहीं है, ये मराठी जो है केसरी भाषा में थी। मराठी भाषा में कौन थी? केसरी। और मराठा जो ओरिजिनल था, जो ओरिजिनल मराठा था वो अंग्रेजी भाषा में था। ये यहाँ पे कमजोर पॉइंट है और इसे जो है बिग पॉइंट हो जाता है स्टूडेंट लोगों के लिए, और यही जो है उजरा देता है क्वेश्चन। मराठा कौन भाषा में? तो मराठा मार के चले आते नहीं। मराठा जो आपका है वो है अंग्रेजी भाषा में, और केसरी था आपका जो है मराठी भाषा में। ये ध्यान देना। और अगला जेम्स सिक्की का है, अंग्रेजी भाषा के साप्ताहिक अखबार था और बंगाल गजट। इनका जो फेमस पुस्तक है बंगाल गजट। पूछता बंगाल गजट किसकी पुस्तक है? तो वो जेम्स सिक्की का था। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किस मुगल सम्राट को जिंदा पीर कहा जाता? कहाँ गया? औरंगजेब होगा। औरंगजेब को ही तो जिंदा पीर कहा जाता। कहाँ गया? ये 4 नंबर में छिपा हुआ। तो औरंगजेब जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। औरंगजेब के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। उसने खुद को आलमगीर का उपाधि दिया, अपने आप आलमगीर बोला। कौन? औरंगजेब। उसे जिंदा पीर कहा जाता है। औरंगजेब के समय मुगल साम्राज्य सबसे बड़ा था, और अकबर के बाद अकबर और औरंगजेब दोनों लगभग बराबर समय शासन किया था। अधिक दिन तक शासन करने वाला राजा था। उसने निम्न को निषेध किया, कौची उसका बहिष्कार किया। हालांकि उसके गलती में भी कुछ अच्छाई काम हो गया है भारतीयों के लिए, और खास करके हिंदू के लिए, वो है सती प्रथा। सती प्रथा, और इसको जो है औरंगजेब खत्म किया। झरोखा दर्शन, उसके दरबार में गाना और नृत्य करना जो है बहिष्कार उसको किया गया। कलमा, लिखित सिक्का, ये सब का बहिष्कार किया गया। टोटल निषेध किया गया चीज है। कलमा का बहिष्कार किया, नृत्य और सती प्रथा, पढ़ना, ज्योतिष और हस्तलेख पढ़ना, ये सबको बहिष्कार किया। तुलादान प्रथा को हटा दिया। ये भी बढ़िया कि तुलादान प्रथा को हटा दिया। और उसके सार्वजनिक स्थान पे शराब नहीं बेचा जाता था, भांग भूंग ये सब पर भी बहिष्कार किया था। और उसको जो है औरंगजेब को बीना बजाते हुए हमेशा दिखाया जाता है। तो ये था पूरे औरंगजेब के बारे में कहानी। इसका जो है मिल जाएगा पीडीएफ आपका डिस्क्रिप्शन में। अगला प्रश्न है, कोणार्क का सूर्य मंदिर नरसिंह प्रथम द्वारा बनवाया गया था, वह किस वंश से संबंधित था? तो ये आपका पूर्वी गंग राजवंश। पूर्वी गंग राजवंश, ये थोड़ा सा छेड़ दिया है क्वेश्चन को। कोणार्क का सूर्य मंदिर नरसिंह देव तो बोला ही जाता है, लेकिन वंश पूछ दिया तो पूर्वी गंग राजवंश। जान लेते कोणार्क मंदिर के बारे में थोड़ा सा। कोणार्क मंदिर का निर्माण नरसिंह देव प्रथम ने करवाया था, यही सब लोग जानते हैं। लेकिन वंश जब पूछ दिया तो वंश इसका हो जाएगा पूर्वी गंग वंश के हैं। कोणार्क सूर्य मंदिर 13वीं शताब्दी में बनाया गया था। मंदिर मुख्य रूप से भगवान सूर्य को समर्पित है। यह भारत के ओडिशा तट पर पुरी से 35 किलोमीटर, ओडिशा में बनाया हुआ है तो जानते ही होंगे। कोणार्क ओडिशा के पुरी जिला का एक छोटा सा शहर है। ये सारा डिटेल जो है दिया गया है। मंदिर प्रसिद्ध है क्योंकि इसका जो है रथ जो है बहुत विशाल रथ है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। बजट दस्तावेज कुल व्यय को, तो बजट दस्तावेज कुल व्यय को योजना और गैर योजनात्मक व्यय है। योजना और गैर योजनात्मक व्यय है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। सदानाम पीबी बालकृष्णन ने किस नृत्य शैली से संबंधित है? तो सदाना, पहले नृत्य शैली इसमें है। नृत्य शैली टोटल इसमें दिया हुआ है, टोटल 8 शास्त्रीय नृत्य है। टोटल जो है इसमें 8 शास्त्रीय नृत्य। ये जो है इसका आंसर हो जाएगा कथकली।
पीवी बालकृष्णम किस नृत्य से संबंधित है? तो कथकली। और कथकली ये जो थे साउथ भारत के रहने वाले थे, साउथ इंडिया के रहने वाले थे। बालकृष्ण भट्ट के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। बालकृष्ण भट्ट जो साउथ के केरल या कर्नाटक राज्य का रहने वाले थे, कर्नाटक का ही रहने वाले थे। और जो है इनका जो शास्त्रीय नृत्य था वो था कथकली। अब टोटल 8 भारत के शास्त्रीय नृत्य है, कौन कौन है वो पहले देख लेते हैं। भारत नाट्यम हो गया, कथक हो गया, कथकली हो गया, कुचिपुड़ी, ओडिसी, मणिपुरी, मोहिनीअट्टम और सतारिया। ये टोटल जो है 8 भारत के शास्त्रीय नृत्य शैली है। भारत नाट्यम तमिलनाडु, कथक उत्तर पश्चिम और मध्य भारत में, कथकली केरल में, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, ओडिसी में, मणिपुरी मणिपुर में और मोहिनीअट्टम केरल में, और सतारिया नृत्य जो है असम में होता है। ये टोटल जो है क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, इसमें कोई दो मत नहीं है कि ये सब क्वेश्चन इंपोर्टेंट नहीं है। अगला प्रश्न है, खाद्य अपशिष्ट सूचकांक रिपोर्ट 2024 हाल ही में समाचार में रही, इसे किसके द्वारा जारी किया गया था? तो खाद्य को खाद्य और कृषि संगठन, खाद्य और कृषि संगठन नहीं, खाद्य और कृषि संगठन नहीं हो जाएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा 4 नंबर, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। ऑप्शन ये छिपा हुआ था। ये जो है इस बार जो है सूचकांक जारी किया कौन चीज का? तो खाद्य अपशिष्ट सूचकांक रिपोर्ट 2024 संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम जो है जारी की ओर। वर्ष 2024 का अंतरराष्ट्रीय संस्कृति पुरस्कार किसे मिला? तो ये मिला मीना चारंदा को। मीना चारंदा को वर्ष 2024 का अंतरराष्ट्रीय संस्कृति पुरस्कार मिला। मीना चारंदा के बारे में जान लेते हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय के कालिंदी कॉलेज के प्राचार्य प्रोफेसर थे मीना चारंदा। वर्ष 2024 में अंतरराष्ट्रीय स्तर पे जो है संस्कृति का पुरस्कार मिला। तो संस्कृति पुरस्कार दिया जाता कौन कौन चीज को ध्यान में रखकर? ये शिक्षा, समाज सेवा, राजनीतिक विज्ञान, अनुसंधान के क्षेत्र के ध्यान में रखते हुए जो है यह पुरस्कार दिया जाता है। तो मीना चारंदा याद रखेगा। अगला प्रश्न है, जब मेंडलीफ ने अपना कार्य प्रारंभ किया तो कितने तत्व ज्ञात थे? तो मेंडलीफ के समय टोटल 63 तत्व जो ज्ञात थे। तो आवर्त सारणी से जान लीजिए, सबसे पहले त्रिक नियम दिया था डेवॉर्नर ने, त्रिक के बाद न्यूलैंड आया और न्यूलैंड दिए थे अष्टक नियम। उसके बाद मेंडलीफ जो दिए वो है कि आवर्त सारणी के खोज, आवर्त सारणी के खोज का श्रेय जो है मेंडलीफ को दिया जाता है। और इन्होंने जो है परमाणु भार के आधार पर, परमाणु भार बोलिए या द्रव्यमान संख्या बोले, उसके आधार पर तत्वों का खोज किया। और आधुनिक वाला मौसले का चल रहा है। मेंडलीफ के बारे में यह टोटल तथ्य, मेंडलीफ ने अपना कार्य तब प्रारंभ किया जब 63 तत्व भी ज्ञात है और उन्होंने भविष्यवाणी कर दिया तत्व को, और उनकी भविष्यवाणी आज जो है साबित हो रही है। अगला प्रश्न है, स्वच्छ भारत मिशन द्वारा स्वच्छ भारत के दृष्टिकोण को पूरा करने के लिए शुरू कब किया गया? तो ये 2 अक्टूबर। यहाँ पे स्वच्छ भारत मिशन द्वारा स्वच्छ भारत के दृष्टिकोण को पूरा करने के लिए, अब यहाँ पे क्वेश्चन उठ रहा था किस प्रकार के कि स्वच्छ भारत मिशन शुरू कब किया गया? तो शुरू दोस्तों किया गया 2 अक्टूबर गांधी जयंती पे 2014 को, जब नरेंद्र मोदी जी सत्ता में आए। फिर लक्ष्य रखा गया कब? 2 अक्टूबर, हम 2 अक्टूबर 2019 तक पूरे भारत को स्वच्छ कर देंगे, हर घर शौचालय कर देंगे, ये योजना लाया गया था। तो ये योजना जब शुरू किया गया था पूछेगा तो 2014 में, लेकिन शुरू किया गया कितने दिनों के लिए पूरा करने के लिए? तो पूरा करने के लिए जब आ रहा तो यहाँ हो जाएगा 2 अक्टूबर 2019। 4 नंबर इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस सारे प्रश्न आपका जो है टेक्स्ट बुक से लाए हैं, टेक्स्ट बुक से खोज कर लाए हैं सारे प्रश्न को। अब ये 2 अक्टूबर इनके योजना के बारे में पूरा पढ़ लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पूरा में वही चीज लिखा हुआ है। 2 अक्टूबर 14 को शुरू हुआ था और इसको खत्म हो गया और इतना मिलियन लोगों ने शौचालय बनवाया। टोटल 89.9 मिलियन लोगों ने शौचालय बनवाया। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध सितार वादक पंडित रविशंकर को किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित मिला? तो पंडित रविशंकर जी को 1999 ईस्वी में भारत रत्न से सम्मानित मिला था। उसी समय कारगिल वार भी चल रहा था। 1999 में पंडित रविशंकर जी को मिला था सितार बजाने के क्षेत्र में। अब इनके बारे में जान लीजिए, एक प्रसिद्ध सितार वादक थे जिन्होंने 1999 में भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो भारत रत्न होता है तो सम्मानित किए गए थे। वह एक भारतीय रचयिता संगीतकार भी थे जिनका जन्म 7 अप्रैल 1920 को हुआ था। उन्हें कौन कौन पुरस्कार मिला ये देखिए, अंडरलाइन किया हुआ, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, भारत रत्न और ग्रैमी पुरस्कार जैसे प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किए गए थे आपके जो है पंडित रविशंकर प्रसाद। अगला प्रश्न है,
किस शहर में कब अपने मद्रास तत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत के लिए एक संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए सर्वदलीय सम्मेलन किया? वो तो संविधान बाद में तैयार हुआ, लेकिन पहली बार सम्मेलन हुआ था, पहली बार सम्मेलन आपका जो है 1922 ईस्वी में हुआ था। मद्रास के शहर में पहली बार सम्मेलन हुआ था, ये ध्यान रखिए। उसी समय सम्मेलन में बताया गया था कि हम लोगों के लिए एक संविधान बनाना है। और इससे क्वेश्चन आता, लखनऊ समझौता हुआ था 1916 में, कलकत्ता अधिवेशन 1906 में जरा में स्वराज को लक्ष्य के रूप में अपनाया गया था। बंबई में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ था। पूर्ण स्वतंत्रता की मांग जो है 1929 ईस्वी के लाहौर अधिवेशन में हुआ था। ये सारे प्रश्न जो है इंपोर्टेंट है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न का उपयोग मिश्रण के घटकों को अलग अलग, मतलब किसका उपयोग मिश्रण के घटकों का अलग अलग किया जाता है? तो किस प्रकार का मिश्रण है ये देखिए। दो मिश्रणीय तरल पदार्थ होते हैं जो बिना अपघटन उबलते हैं, बिना तोड़े हुए अपघटन के उबलते हैं, तो इसे हम लोग जो है आसवन विधि से अलग कर सकते हैं। ऊर्ध्वपातन विधि में क्या होता है कि ये पूछता है कर्पूर, कर्पूर किसका उदाहरण है? ऊर्ध्वपातन का, जो सीधे द्रव से, जो सीधे ठोस से गैस में बदल जाए, बिना द्रव में परिवर्तित हुए, उस क्रिया को ऊर्ध्वपातन बोलते हैं। बाकी ये सारा वाष्पन के बारे में, यह एक ऐसी प्रक्रिया जिसका उपयोग मिश्रण के घटकों और उनके क्वथनांक का जब अंतर आता है तब इसका किया जाता है। पूरा ये दिया गया वाष्पन के बारे में। अगला प्रश्न है, अर्थव्यवस्था के प्रत्येक क्षेत्र द्वारा सकल घरेलू उत्पाद के किए गए योगदान को सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। तो ये आपका होगा वास्तविक जीडीपी नहीं, संरचनात्मक जीडीपी। क्वेश्चन इकोनॉमिक्स का ये सब क्वेश्चन है, इकोनॉमिक्स का ये सब क्वेश्चन है। संरचनात्मक जीडीपी कहा जाता है अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधि के वितरण को विघटन का संदर्भित करता है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है हम लोगों का, परमवीर चक्र उद्घाटन का कहाँ किया गया था? तो परमवीर चक्र का उद्घाटन आपका जो है चेन्नई शहर में किया गया था। चेन्नई में परमवीर चक्र उद्घाटन किया गया था। और अभी तक जो है 21 लोगों को, अभी तक टोटल 21 परमवीर चक्र के विजेता को दिया गया है, जिसमें संचालन तमिलनाडु के में राज्यपाल एन रवि और अन्य गणमान्य व्यक्ति द्वारा परमवीर चक्र का पहली बार शुरुआत किया गया। तमिलनाडु से शुरू हुआ था। जो युद्ध क्षेत्र में सर्वोच्च सैनिक पुरस्कार है वो है कौन? परमवीर चक्र। अभी तक 21 लोगों को दिया गया और वहां उनके स्मारक के रूप में जो है बनाया गया है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अधिकतम संख्या में? यह साइंस का क्वेश्चन है। इसका Zn2+ होता है। इसमें आपको डी के जो है इलेक्ट्रॉन को देखना होता है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, जिसका डिटेल यहाँ पे मैं लाया हूँ। Zn में पूरे डी का 10 है, लोहा में 6 है, कॉपर में 3d10 है, Ni में Ar डी के पावर डी 8 है। कक्षक में सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन में से 2 युग्मित होते हैं, सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित होते हैं। सारा डिटेल जो है दिया हुआ है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, महाबलीपुरम स्मारक किस वंश ने बनाया था? तो महाबलीपुरम पल्लव वंश ने बनाया था। और पल्लव वंश के बारे में बाकी डिटेल जान लेते हैं। पल्लव वंश ये है, पल्लव राजाओं द्वारा स्थापित अभयारण्यों का समूह 7वीं और 8वीं शताब्दी में कोरोमंडल तट के जो है पहाड़ी से काट करके बनाया गया था। और इनमें सारा डिटेल जो है उनका दिया गया। तो आज की वीडियो में इतना ही। फिर मिलते हैं जी कि अगले प्रश्न जो है मैथ या रीजनिंग के लेकर के आऊंगा। यदि जब आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा तो कमेंट में बताएं कि आपको इस टाइप का जो है और वीडियो चाहिए।